Dear students, today we are going to start Geography, 12th Geography, Chapter 3rd, Human Development, and the topic is Indicators of Economic Attainments. हिंदी में कहेंगे इसको हम आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, कि कोई भी देश कितना डेवलप्ड है या कोई भी व्यक्ति कितना विकसित है, कितना विकसित नहीं है। इस बात के सूचकांक कौन कौन से सूचक कौन कौन सी चीज़ें इस चीज़ को दर्शाती है। तो जनरली हम देखने में आता है कि जिस व्यक्ति के पास ऐशो आराम की सुविधाएं हैं, गाड़ी, कोठी, बंगला, मकान, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, तो शो करता है किसको, आर्थिक उपलब्धियों को सूचित करता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे अगर किसी के पास फर्स्ट है, जैसे रिच रिसोर्स का मतलब जिसके पास संसाधन अधिक है। संसाधन अधिक का मतलब हो गया अगर किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है या किसी के पास नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो वो कैसा है, वो डेवलप्ड माना जाएगा। किसी के पास दुकानें ज़्यादा हैं या खेत ज़्यादा हैं या मकान बहुत बड़ा है, तो वो माना जाएगा वो रिच है। सेकंड है असेस टू दीज रिसोर्सेज बाई ऑल, लेकिन इन रिसोर्स तक सभी की पहुंच होना ज़रूरी है। अगर इन रिसोर्स तक पहुंच नहीं है, खासकर से पुअर हैं, डाउन ट्रेडन हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर इन तक इनकी पहुंच नहीं है तो वो कैसे हो सकते हैं, उनके पास आर्थिक उपलब्धि नहीं है, वो गरीब रहेंगे। गरीब डाउन ट्रेडन का मतलब दलित होता है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब हाशिए के लोग, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको समाज से अलग थलग अपने आप को मानते हैं। प्रोडक्टिविटी होता उत्पादकता का मतलब जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, मान ली एक परिवार के 4 लोग हैं, उनमें से कितने लोग कमाते हैं, तो प्रोडक्टिव कौन होंगे, जो व्यक्ति जो कमाता है वो कैसा होगा, प्रोडक्टिव होगा। वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, जन कल्याण और ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव विकास, ये 4 सूचकांक हैं या इंडिकेटर्स हैं आर्थिक उपलब्धियों के, या इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इनके साथ साथ जो ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट्स होता है, इसको जीएनपी हम कहते हैं, उसके हिसाब से पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति जो आमदनी है, हमने अभी बात की थी। अगर किसी व्यक्ति के पास घर, मकान या गाड़ियाँ हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेवलप, वो सब किससे शो करती हैं, पर कैपिटा इनकम को शो करती हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर्स टू असेस द रिसोर्स बेस्ड एंडोनमेंट ऑफ एनी कंट्री। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, इकोनॉमिकली अटेनमेंट होना अर्थात आर्थिक उपलब्धि होना, एंड द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति विशेष का कल्याण करना, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आर्थिक ग्रोथ पर, आर्थिक विकास पर निर्भर करती है। अगर किसी देश के पास पैसा ज़्यादा है तो वह अपने देश के लोगों का कल्याण कर सकते, लेकिन जो खुद ही गरीब देश है वो अपने लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स हुआ रोजगार के अवसर कितने हैं लोगों के पास। असेस टू असेट्स, और जो रिसोर्स हैं या एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन तक लोग पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसी भी देश के गरीब तबके के होने या ना होने पर डिपेंड करती हैं। तो हमने अभी पढ़े आर्थिक उपलब्धियों के सूचक या इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है, एक छोटा सा पार्ट बनता है क्वेश्चन का, कि अक्सर हम देखते हैं जीडीपी मानते हैं। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं। वो फुली जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीडीपी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जीडीपी के अलावा कुछ और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के नाम बताइए। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जीडीपी के अलावा जो किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ को शो करते हैं। तो फर्स्ट है हाउसिंग, सेकंड है असेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी, असेस टू ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं, साफ पानी, स्वच्छ जल, विच ऑल्सो डिटरमिन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो एक मानव के जीवन स्तर को डिटरमिन करता है, निश्चित करता है। जॉबलेस ग्रोथ एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अगर जॉबलेस ग्रोथ लगातार हो रही है, रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बेरोज़गारी चली आ रही है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी देश की गरीबी को। अगला हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन के आधार कौन कौन से हैं, स्वस्थ जीवन के सूचक कौन कौन से हैं। हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन
स्वस्थ जीवन जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। इट इज़ मेजर्ड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़, और इसको मेज़र किया जाता है, मापा जाता है पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा। टू डिक्रीज़ इन्फेंट डेथ्स के डिक्रीज होने इसको मापा जाता है। इन्फेंट डेथ का मतलब शिशु मृत्यु दर में अगर कमी आ रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पर्याप्त हैं, या पोस्ट डिलीवरी डेथ ऑफ मदर्स कम है, ओल्ड एज हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन है, सेफ्टी ऑफ पीपल है। इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेटर्स ऑफ लाइफ हैं। अब इसको हिंदी में बता देते हैं। अगर व्यक्तियों के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपर, शिशु मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है, और मातृत्व जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आ रही है, मतलब डिलीवरी के बाद महिलाओं की जो मरने की जो संख्या है उनमें अगर कमी आती है। इसके अलावा ओल्ड एज हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर पोषक तत्व बच्चों को मिलते हैं या हमारी पॉपुलेशन को मिलते हैं, और लोगों की सेफ्टी की पूरा ख्याल रखा जाता है। तो ये क्या है, ये इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं हेल्दी लाइफ के, वो हम रीड करने वाले हैं। इनमें ये आपके 4 इंडिकेटर्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है मोर्टेलिटी रेट, सेकंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, थर्ड इज़ बर्थ रेट, और फोर्थ हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो। तो 4 हैं जो शो करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। इसके बारे थोड़ा बहुत हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर, या कह सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी से इसको मोर्टेलिटी रेट को जोड़ कर देखेंगे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसको IMR से शो करते हैं। तो IMR इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लिव्स बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, अर्थात 1 साल के अंतर्गत 1 साल तक के जो बच्चे प्रति 1000 पर जो मरने वालों की संख्या है उसको IMR से डिनोट करते हैं। इसका डाटा दिया हुआ है 2 ईयर्स का दिया हुआ, सभी इसमें फैक्ट्स इसमें पॉइंट्स में। 1951 में जो पहले था मोर्टेलिटी रेट 25.1 पर 1000 था, प्रति 1000 पर 25.1 था 1951 में, जो घट कर के 1999 में रह गया 8.1 पर 1000 रह गया मोर्टेलिटी रेट। अगर हम बात करते हैं संख्याओं की, तो 1951 में जो 148 पर 1000 था वो घट करके 1999 में 70 पर 1000 हो गया है। प्रति 1000 पर 70 मरने वाले पॉपुलेशन की या व्यक्तियों की, लोगों की संख्या है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, या लॉन्गेविटी भी इसको कह सकते हैं। तो लॉन्गेविटी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ए स्टैटिकल मेजर ऑफ द एवरेज टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ इट्स बर्थ, इट्स करंट एज एंड द अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेंडर्स। और इसका जो सबसे जो मोस्ट कॉमन जो मेज़र है वो है LEB। LEB का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब हुआ कि किसी भी देश में जो बर्थ के टाइम के बाद कोई व्यक्ति कितना समय तक, कितने वर्षों तक जीवित रह पाएगा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जिन देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊंची होती है वो शो करती हैं वहाँ की हेल्दी लाइफ को शो करती हैं। इसमें डेटा दिया हुआ है, इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम 37.1 ईयर टू 62.3 ईयर्स फॉर मेल। जो 1951 में 37.1 ईयर था मेल के लिए, वो बढ़ कर के जीवन प्रत्याशा 1999 में या 1999 में 60.3 हो गई है। तथा महिलाओं के लिए जो पहले 1951 में 36.2 थी, वो बढ़ कर के 65.3 या 65.3 हो चुकी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं कि 1999 में फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, तो 65.3, मेल की कितनी थी, 62.3। अब बर्थ रेट क्या होती है? तो बर्थ रेट होती है किसी भी विशिष्ट अवधि में, किसी विशिष्ट समूह में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को बोलते हैं बर्थ रेट या जन्म दर कहते हैं। द नंबर ऑफ बेबीज़
born in a particular group of people during a particular period of time। अब इसमें डेटा दिया हुआ है इसके बारे में, वही 1951 और 1999 का दिया हुआ है। इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम 37.1 ईयर्स टू, सॉरी बर्थ रेट रीड करना है। इट हैज़ ऑल्सो बॉट डाउन इट्स बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 इन 1951। जो बर्थ रेट 1951 में 40.8 था वो घट कर के 26.1 रहा 1999 में, 1999 में। और ये शो करता है किसी भी देश के डेवलपमेंट को शो करता है। और जो लास्ट इसका इंडिकेटर है वो है सेक्स रेशियो। ये भी क्या इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ अलग से लिखा हुआ है। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? तो सेक्स रेशियो होता है, सेक्स रेशियो यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको सेक्स रेशियो में कहते हैं। तो सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग आफ्टर एवरी डिकेड्स अकॉर्डिंग टू 2001 census। The finding are very disturbing, particularly in case of child sex ratio। जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और 3 कलर शो करते हैं कि इस तरह से 3 इसमें मेन हेडिंग्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। तो इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो क्या डिक्लाइन हो रहा है हर डिकेड्स में। बात करें तो महिलाओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। वर्ष 2001 का जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो शो करती है वेरी डिस्टर्बिंग है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 एज ग्रुप। 0 से 6 एज ग्रुप में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफ़ी जो है डिस्टर्ब करने वाला है। केवल केरला को छोड़ दें, बाकी सारे स्टेट्स का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी कैसा है, कम है। कि तो केरला का सेक्स रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। इसमें हम बात करते हैं हरियाणा का जो है, हरियाणा पंजाब में सबसे कम सेक्स रेशियो है। यहाँ तक कि इसमें तो कितना है, बिलो 800 फीमेल चिल्ड्रन ऑन पर 1000 मेल चिल्ड्रन। यहाँ तक कि हरियाणा में कितना है, 800, तो थोड़ा बढ़ गया है इसका। ये पुराना डेटा दिया हुआ है, 2011 के सेंसस के हिसाब से दिया हुआ है। 2011 से पहले का दे रखा 800 मेल चिल्ड्रन तक भी पहुँच चुका था। और अकॉर्डिंग टू 2011 वर्ष 2011 के अनुसार जो जनगणना थी वो चाइल्ड सेक्स रेशियो दिखाता है डिक्लाइन अगेंस्ट 2001 फ्रॉम 927। जो वर्ष 2001 में 927 था वो घट कर के 919 रह गया वर्ष 2001 के हिसाब से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।